नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में मिथुन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आएगा आठवां भाव, अष्टम भाव। आठवां भाव क्या बताता है? आठवां भाव हमारे आयु भाव कहा जाता है, मुख्यतः आयु या मृत्यु भाव भी कह देते हैं। यहाँ मिथुन राशि का केतु है। मिथुन राशि जो एक वायु तत्व राशि मानी जाती है, केतु अकेला बैठा यहाँ इस राशि को सपोर्ट नहीं करता है। अगर यहाँ पर राशि का स्वामी बैठा हो, जैसे बुध बैठा हो, शनि बैठा हो, तो फिर केतु अपना एजेंडा जो है, जो उसको मटेरियल से जो लगाव नहीं है, डिटैच होने वाली प्रॉपर्टी है, वो बदल देता है। तो ये ध्यान रखना आपको। केतु अभी जो हम फल करने वाले हैं वो अकेले बैठे केतु का फल है। इस कंडीशन में क्या होता है, आदमी को अपने अष्टम भाव से ज़्यादा मोह नहीं रह जाता है। अष्टम भाव होता है कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष, यानी पार्टनर का घर, उससे मोह नहीं रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, दूरियां बन जाती हैं उनसे। उसके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। क्लियर हो गया? ये वायु राशि है तो वायु राशि को अफेक्ट कर रहा है, तो वायु विकार हो सकता है कहीं ना कहीं, कुछ इस प्रकार की बातें। और अगर वायु विकार होता है तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि शरीर में अगर वायु बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं उन अंगों में सूजन रहना, और क्योंकि वायु से ही हम ये गठिया, बाय, इस प्रकार की बीमारियां देखते हैं। तो अगर उन अंगों में कहीं सूजन रहती है, इस प्रकार की कोई वायु संबंधी विकार आते हैं, इसका कारण क्योंकि एनस को भी इसी से देखा जाता है। अगर एनस में कुछ समस्या हो रही है, गुदा द्वार में कुछ समस्या हो रही है, तो अष्टम भाव पीड़ित जरूर है। अष्टम भाव जीवन में ओवरऑल सडननेस को बताता है, अचानक होने वाले जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़। अगर अष्टम भाव कमज़ोर होता है तो एक तो जीवन में, जातक के जीवन में कई ऐसी नेगेटिविटी है जिसको वो अपने परिवार वालों के साथ भी ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, हम अपने बारे में छुपाते हैं, वो बात अष्टम भाव के पीड़ित होने से देखी जाती है। हमारे साथ वाले जो हमारे साथ रहते हैं, हमें लगता है वो हमारे विश्वास पात्र हैं, वो हमें बात पूरी नहीं बताते हैं, छुपाते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी कहीं पीड़ित अवस्था में या 12वां भाव पीड़ित है। क्लियर हो गया? हाँ, इस पर लेकिन अच्छे से विचार करने की आवश्यकता है, अच्छे से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई कुंडलियों में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है, जैसे मान लीजिए इस घर का स्वामी नीच का बैठा है, लेकिन वो नीच भंग हो रहा है उसका, तो जिस प्लैनेट से उसका नीच भंग हो रहा है, जब भी वो प्लैनेट उसकी अंतर्दशा 2 बार ट्रिगर कर जाए, मतलब 2 बार लग जाए, तो फिर वो उसका नीच भंग एक्टिव हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके किसी कुंडली का कोई ग्रह नीच है और वो नीच भंग हो गया है, तो शुरुआत में तो इस प्रकार के दुष्परिणाम आपको या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में मिलते हैं, लेकिन उसमें जैसे 2 बार उस प्लैनेट की जो आपकी अंतर्दशा, जिस प्लैनेट के कारण आपका नीच भंग हो रहा है, अगर उसकी अंतर्दशा 2 बार आ जाती है, आपके जीवन में जल्दी आ जाती है, तो उसके सुखद परिणाम मिलने लग जाते हैं। कहाँ तो आपके साथ में रहने वाले व्यक्ति आपके बारे में सही संवाद नहीं करते थे, लेकिन नीच भंग है तो जीवन के दूसरे फेज में आपको उसका फायदा मिलने लग गया। यही यहां ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में कुछ ना कुछ डिटैचमेंट है। वो इससे संबंधित जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो विषय, उनको सीरियसली कभी बॉदर नहीं करेगा, कभी ध्यान नहीं देगा, जिसका समाज में उसको अपयश मिलेगा। वो अपने अंगों की सफाई भी नहीं रखता है। जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आते हैं, अगर बुध भी कमजोर हो, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खाज, खुजली, इस प्रकार की समस्याएं उसके सेक्सुअल ऑर्गन में रहती हैं। क्लियर हो गया? केतु की दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 केतु यहां बैठकर 12वें भाव में दृष्टि बनाए हुए, जो अगेन एक वायु तत्व राशि है। 12वां भाव क्या बताता है?
12वां भाव फॉरेन लैंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और व्यय, तो ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अष्टम में बैठा केतु आपको हॉस्पिटल का खर्चा, इस प्रकार का व्यय करवा सकता है। तो हो सकता है कि इन अंगों से संबंधित कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए पैसा जा सकता है। ठीक हो गया। 12वां भाव कहीं ना कहीं मोक्ष के साथ भी रिलेट करता है, लेकिन क्योंकि वो पॉजिटिव संबंध नहीं बना पा रहा है, तो ये बोलता है ये व्यक्ति अकल्ट की तरफ आकर्षित तो होता है, लेकिन वो अकल्ट की गलत दृष्टि को चुन लेता है। जैसे कोई अघोरी साधनाएं, ऐसे व्यक्तियों के नज़दीक बना जाना, उनको पैसा देना, उस पर वे, इस प्रकार की दृष्टि भी हम 8वें और 12वें के नेगेटिव संबंध से जानते हैं। 12वां क्योंकि व्यय करवा रहा है और वो व्यय आपके फेवर में नहीं है, सांसारिक दृष्टि से वो खराब माना जा रहा है। और क्या कह सकते हैं, जो भी दूसरे एरिया के लोग हैं, दूसरी कास्ट के लोग हैं, उनसे आपका संवाद ज़्यादा नहीं होता, उनसे आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इस कारण दूसरे जाति के लोगों, दूसरे कुटुंब माने दूसरे एरिया में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा वफादारी नहीं रखेंगे, उनके काम नहीं आ पाएंगे। जैसे 12वें भाव में अगर कभी भी राहु अच्छी स्थिति में आए तो आदमी, क्योंकि राहु को तो खुद ही मलेच्छों का देवता माना जाता है, तो आदमी खूब अपनी जाति से दूसरी जाति के लोगों का खूब उसको सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर वहीं कहीं 12वें भाव में राहु बिगड़ जाए तो फिर वो अपने से दूसरी जाति वालों के साथ झगड़ता है। क्लियर हो गया। मतलब 12वें भाव में अगर बैठा है तो निर्वासित भी होगा अपने एरिया से, क्योंकि फॉरेन लैंड की वो बात कर रहा है, और अब दूसरे एरिया में जाकर वो उन व्यक्तियों से झगड़ने की बात करता है जो आपके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकता है। और वहीं अगर केतु की दृष्टि पड़ रही है, केतु उनसे संवाद नहीं करेगा, तो आदमी जो दूसरे समूह में जब कभी भी जाता है या उनके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, उनको लगता है कि ये हमें ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन केतु कभी भी खुलकर जंग करने में विश्वास नहीं करता है। चुपचाप जो बात करेगा, चुपचाप, कोई पसंद नहीं है इसको एरिया, अपने आप अलग हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के कहीं ना कहीं पैर के निचले हिस्सों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, चोट लगना और एथलीट फुट जैसी बीमारी होना, यानी कोई टैनिंग, जो लेदर शूज़ होते हैं उसको आपको पता है टैनिंग करने के बाद पहनने के लायक होते हैं, उसको एसिड में उस लेदर को डिप करके रखा जाता है। अगर टैनिंग करिए जूता वो ना पहने तो फिर वो क्या होगा, उसके पैरों में सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा जो आसानी से ठीक नहीं होता है। क्लियर। तो ये सारे विषय हम यहाँ से देखेंगे। हालांकि एक नेचुरल टेंडेंसी तो रहती है 4, 8, 12 में कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की, मोक्षा वाला पार्ट, क्योंकि मोक्षा हाउस कहा जाता है, तो वो पारलौकिक दृष्टि से अंततोगत्वा कई बार अच्छे फल देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है इन घर के स्वामी का भी मजबूत होना। खाली केतु अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। केतु अगर फेवरेबल है तो ये लौकिक दृष्टि के लिए भी सही है और पारलौकिक के लिए भी सही है। लेकिन अगर केतु मोक्षा हाउस में किसी मटेरियल गेन यानी पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशि में बैठा है तो फिर सामान्यतः वो लौकिक दृष्टि के लिए, सांसारिक दृष्टि के लिए मटेरियल गेन कराने वाला, प्राप्तियां कराने वाला नहीं होता है। जीवन के अंत में ठीक है, जब मोक्षा वाली बात है, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन लग सकता है, वो भी तब जब इस राशि यानी तुला राशि का स्वामी शुक्र मजबूत स्थिति में हो। क्लियर हो गया। तो ये था 5वीं दृष्टि। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु नजर बनाए हुए हैं आपके सुख भाव में, आपके माता के स्थान में, आपके भवन भाव में। इन सब, अभी इस हाउस में तो राहु को स्वग्रही माना जाता है और केतु की दृष्टि का यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा फल नहीं होता। आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर केतु यहाँ है तो राहु यहाँ है, तो राहु इस राशि में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं, केतु यहाँ ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। तो केतु ने आपके
मकान, आपके घर के सुख को कम किया। केतु की अंतर्दशा महादशा अगर लगी होगी तो फिर आपको अपने घर बनाने में बड़ी समस्याएं आएंगी। घर के रिपेयर वर्क में आप पैसा ही नहीं लगा पाएंगे, आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। केतु की इनफैक्ट जब कभी भी अंतर्दशा लगेगी आपको या महादशा लगेगी तो आप अपने घर को लेकर पूरी तरह उदासीन हो जाएंगे। कहता जी इतने दिन हो गए आपने इसके रिपेयर वर्क ही नहीं कराई है। आदमी इन रिस्पॉन्सिबिलिटियों से किनारा करने लग जाता है जब केतु जैसा प्लैनेट सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया? और क्या कह सकते हैं, मां का स्वभाव जानना हो तो शनि की स्थिति को भी टटोलिए आप। हालांकि 11 नंबर है, 11 नंबर आप जानते हैं शनि का श्रम और रोजगार मंत्रालय वाला स्वरूप, यानी सबके साथ प्राय मिलकर चलने वाला शनि का कुंभ राशि वाला स्वभाव मां का है। लेकिन यह भी देखिए ना, शनि बली है कि नहीं है। अगर शनि बली नहीं है तो वो मात्र एक दिखावा रह जाता है। व्यक्ति का जो स्वभाव है वो इसके जैसा बनना चाहता है, लेकिन इसके जैसा बनने के लिए इसके घर के मालिक को सपोर्ट करने की तो आवश्यकता है। हमने मां से बातचीत की, मतलब इस जातक के मां से बातचीत की तो मां सबसे मिलकर चलने वाला उनका स्वभाव दिखाई देता है। लेकिन हमने देखा बाद में कि कुछ दोष है उनको, जो वो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? क्योंकि घर का मालिक कमजोर स्थिति में हो गया है। जो कहते हैं ना भाई, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर यही होता है कि जो इस घर का मालिक आपको पर्सनालिटी देना चाह रहा है वो पर्सनालिटी आपको मिल नहीं पा रही है, और लेकिन उसके जैसा आप नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे शुक्र के जैसा आपको बनना चाहिए अपने 7th हाउस को लेकर, या आपके पार्टनर को शुक्र के जैसा बनना चाहिए। अगर शुक्र कमजोर है तो ऐसा प्रथम दृष्टा जान पड़ सकता है कि वो हाँ शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है। लेकिन शुक्र कहीं पीड़ित है तो फिर वो क्या है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो वैसा लगना चाह रहा है अभी भी, लेकिन वो वैसा है नहीं, तो यही पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। तो इसलिए घर के मालिक का स्थिति बहुत अच्छी। और जैसे पत्नी के लिए शुक्र कारकत्व होता है, ऐसे माँ के लिए चंद्रमा कारकत्व में आता है। तो अगर मान लीजिए शनि कमजोर है, देखिए चंद्रमा की स्थिति कहाँ है। तो चंद्रमा मान लीजिए हमने देखा स्वग्रही है, ये चंद्रमा उच्च का होकर वृषभ राशि में बैठा है। माँ की पर्सनालिटी, माँ का जो चार्मिंग नेचर है, बातचीत करने का नजरिया बहुत अच्छा है, लेकिन शनि कमजोर है। इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम ये कहेंगे माँ की पर्सनालिटी ठीक है, लेकिन उस माँ का आपके जीवन में आपको फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में वो कमजोर माँ भी बहुत कुछ कर सकती थी अगर चतुर्थ भाव मजबूत होता। फिर तो ये अंतर आपको समझना है कि कब माँ हमें कोई सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो शुक्र अगर बली स्थिति में है तो आपका पार्टनर तो बहुत बढ़िया है, 7th हाउस क्रैश हुआ पड़ा आपका, उस पार्टनर से आपको उन विषयों में सुख नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार से माँ तो बहुत अच्छी है आपकी, चंद्रमा अगर अच्छा है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी कहीं बुरी अवस्था में फंसा हुआ है, आपको उस माँ के फायदा मिलने वाला नहीं। और केतु की दृष्टि ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं हृदय संबंधी विकार भी हो सकता है। आपकी मम्मी जी को भी आपको इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि आपके मम्मी जी को कोई अचानक इस प्रकार की कोई बीमारी ना हो जो अनडायग्नोज डिजीज कही जाती हैं। क्लियर हो गया? आपके फेफड़ों में भी समस्या हो सकती है। अगर शनि कमजोर है, निश्चित रूप से आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि स्मोकिंग तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब कितना ही समझा लो, नियमों की बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन फॉलो कोई करना नहीं चाहता है। इसलिए हमारा यह हाल है। जीवन को लोग कहते हैं नियम एकदम सरल होने चाहिए, जबकि मुझे लगता है नियम कठोर होने चाहिए। भारत में क्यों अब इस प्रकार का आपाधापी है? क्योंकि भय नहीं है। नियम इतने आसान होंगे तो भय कैसे होगा?
और अगर अनुशासन भय ना हो तो जीवन हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जीवन के नियमों को ज़्यादा सरल बनाने की आवश्यकता नहीं है, कठिन नियम बनाने चाहिए। सुबह 9 बजे उठने का नियम तो कोई भी चला सकता है। दम है आपको तो 4:30 सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाइए। इसको बोलते हैं जीवन को टफ करना, और जीवन को टफ करने से ही आदर सम्मान मिलेगा। क्लियर होगा? तो तपस करना जरूरी है, और तपस को 2 दिन या 3 दिन नहीं चलना चाहिए, जिंदगी भर चलना चाहिए। जैसे भोजन की आवश्यकता है, शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसे तपस की भी निरंतर आवश्यकता है। और मैं तो ये बोलूं, अगर आप ये भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी चैनल में मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है कि सबसे बड़ा तपस क्या है। बुद्धि से तपस्या कीजिए डेली। पत्नी व्रता धर्म सबसे बड़ा है किसी पति के लिए, और ऐसे किसी औरत के लिए पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है। अगर एक पत्नी व्रत पर कोई चले जाते, मुझे लगता नहीं है कुछ उसको अतिरिक्त व्रत करने की आवश्यकता है। ये सबसे ज़्यादा टफ व्रतों में माना जाता है। यानी उसके बाद कोई भी महिला आपके जीवन में आएगी, कोई भी महिला पत्नी के अतिरिक्त, वो 3 संबंधों में होगी, माँ, बहन या बेटी। यही किसी स्त्री के लिए लागू होगा। उसके पति के अतिरिक्त कोई भी पुरुष है, या तो भाई होगा, या वो बेटा होगा, या पिता होगा। ये दृष्टि आप अपना लीजिए, आपको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? तो केतु को हम इस दृष्टि के लिए भी जान चुके हैं। वाहन में भी समस्या आती है, वाहन भी बड़ा इसको, मैंने इसके वाहन में कहीं फ्यूल इंजन में इस प्रकार की इग्निशन में प्रॉब्लम आती है। 10 बार स्टार्ट करो तो 1 बार स्टार्ट होता है। इस प्रकार की जल्दी पकड़ में ना आने वाली समस्या इस प्रकार की कुंडलियों में देखी जाती है। आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब कभी भी कोई व्हीकल संबंधी हाउस का प्लैनेट इफेक्टेड है तो आपके व्हीकल के स्टार्ट होने में, फ्यूल इंजन में, इस प्रकार की स्पार्क प्लग में समस्या आती हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं। स्टार्ट नहीं होगा, 2-3 बार आपने देखा हो, कई आपके आस पड़ोस में लोग होते हैं, अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी गाड़ी जब समय पर निकलना है तो स्टार्ट नहीं होती है। और मतलब 1-2 बार नहीं, अक्सर ऐसा होता है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। तो वो चतुर्थ भाव से कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। चतुर्थ भाव जीवन के ओवरऑल सुखों की बात भी करता है, तो उससे डिटैचमेंट मिल जाता है। लेकिन एक दृष्टि से केतु अच्छा माना जा सकता है कि आपके जीवन में जो अकेले बैठकर जो आदमी को ध्यान लगाने की प्रवृत्ति है, इस प्रकार की भावनाओं के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव मोक्षा का तो बाय डिफॉल्ट है ही, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, भाव बल से ज़्यादा राशि बल का सपोर्ट मिलता है। अगर यही राशि का सपोर्ट मिल जाता तो दोनों काम हो जाते, सांसारिक विषय भी और आपके पारलौकिक विषय भी, दोनों लौकिक और पारलौकिक दोनों को साध लेता है। लेकिन अगर भाव का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पारलौकिक विषय के लिए वो ट्राई करता है कुछ, लेकिन लौकिक विषय से तो वो एक प्रकार से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसका कुछ फायदा नहीं रह जाता है। घर में कहीं मेडिटेशन का कक्ष, ऐसा योग साधना का कोई ऐसा कक्ष, वो जरूर वो योग साधना ऐसा करता होगा बैठकर। लेकिन केतु को हम यही मानेंगे, चतुर्थ भाव में अकेले केतु की दृष्टि ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रही है। ये अच्छा हो सकती है अगर शनि यहाँ बैठा हो, अगर यहाँ शुक्र बैठा हो, अगर यहाँ बुध बैठा हो। तो कुल मिला के देखा जाए, केतु का ज़्यादा अच्छा फल इन राशियों में, वायु तत्व राशियों में अकेले प्लैनेट के बैठने पर नहीं आता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।